तो देखिए जो स्टोइकियोमेट्री या स्टोइचियोमेट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा अगर हम लोग देखें तो देखिए टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें स्टोइचियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री है ना। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री। आप इसे स्टोइकियोमेट्री भी कह सकते हो, आप इसे स्टोइचियोमेट्री भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइचियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री, होता क्या है ये, है ना। या हम कहें कभी कभी हमसे पूछा जाता है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब देखिए अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन जो है उसके कितने मोल्स, 1 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल से। और उसमें जो अमोनिया है उसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर नाइट्रोजन यहाँ पे मैं 1 मोल ले रहा हूँ तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे हाइड्रोजन 3 मोल लेनी पड़ेगी, और जो अमोनिया बनेगी वो 2 मोल्स बनेगी। तो ये इनका एक मोलर रेशियो है, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये एक मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो। एक्चुअल में इस मोलर रेशियो को ही हम नाम दे देते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। इसी को हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कह देते हैं। अब ये जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो होता है ये एक्चुअल में हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, वेरी करता है रिएक्शन टू रिएक्शन, डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसी है, आप उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर रहे हो, हर रिएक्शन का अलग अलग आएगा। बट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स रहता है। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन का जो ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है ये फिक्स हो गया। नाइट्रोजन के अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन 3 लेना पड़ेगा और अमोनिया 2, तो 1:3:2। ये इसका एक रेशियो आ गया, मोलर रेशियो, इसे हम स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं तो नाइट्रोजन को 10 मोल लेता हूँ, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट नाइट्रोजन को 10 मोल ले रहा है तो उसे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन कितने मोल लेनी पड़ेगी, 30 मोल। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से 3 टाइम ज़्यादा है, और अमोनिया जो बनेगी वो कितने मोल बनेगी, 20 मोल। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर नाइट्रोजन आप 1 मोल ले रहे हो तो अमोनिया 2 मोल बन रही है। इट मीन्स अमोनिया जो बन रही है वो नाइट्रोजन की अमाउंट से 2 टाइम ज़्यादा बन रही है। तो क्योंकि आपने नाइट्रोजन 10 मोल लिए हुए, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया बनेगी वो 20 मोल बनेगी। तो अब देखिए अगर आपने नाइट्रोजन 10 मोल ली, हाइड्रोजन 30 मोल लेनी पड़ी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जिससे अमोनिया जो बनी वो 20 मोल बनी। अब भी तो इसका रेशियो जो आया वो 1:3:2 ही आया। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, और इसी रेशियो को जो चेंज नहीं हो रहा, बैलेंसिंग में यूज हो रहा है, इसी रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। हम एक रिएक्शन और देखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब देखिए जब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, जब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या आया, हाइड्रोजन हम कितने मोल्स ले रहे हैं, 2 मोल। तो हमें ऑक्सीजन जो है वो कितने मोल लेनी पड़ रही है, 1 मोल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और जो वाटर इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। तो हम समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो आ रहा है वो रेशियो हमारे पास आ रहा है 2:1:2। तो ये रेशियो जो है हमने पहले जो रिएक्शन लिखी है उस रेशियो से डिफरेंट है, ऑब्वियसली उस रिएक्शन रेशियो से डिफरेंट है, बट ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं हाइड्रोजन जो है इसको 1 मोल ले लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, वो 1 मोल हाइड्रोजन ले लेता है।
तो अब उसे ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी। तो रेशियो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है। अगर हाइड्रोजन वो 2 मोल ले रहा है तो वो ऑक्सीजन उसे कितनी लेनी पड़ रही है, 1 मोल। यानी जो ऑक्सीजन है उसके जो मोल्स हैं वो हाइड्रोजन के मोल से जस्ट कितने हैं, हाफ। अब वो बच्चा कह रहा है कि सर मैं हाइड्रोजन को 1 मोल ले रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन को वो 1 मोल ले रहा है, तो ऑक्सीजन उसे कितनी लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन उसे उसकी जस्ट हाफ लेनी पड़ेगी। जस्ट हाफ का मीनिंग क्या हो गया, 0.5 मोल। और उस केस में वाटर कितना बनेगा, तो देखो रेशियो क्या है, वाटर और हाइड्रोजन का रेशियो सेम है। अगर हाइड्रोजन 2 मोल ले रहे हैं तो वाटर भी वहां पे 2 मोल बन रहा है। इट मीन्स आप जितनी हाइड्रोजन ले रहे हो उतने ही मोल वाटर के बन रहे हैं। तो मीन्स आपके पास ये 1 मोल आपने लिया है तो वाटर भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं हाइड्रोजन इस रिएक्शन में 1 मोल लेता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी, 0.5 मोल। और उस केस में अगर हम देखें वाटर कितना बनेगा तो ऑब्वियसली जो वाटर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 मोल। तो अभी भी अगर आप रेशियो देखोगे 1.5 और 1 का भी अगर आप रेशियो निकालते हो तो वो रेशियो तो 2:1:2 ही आया। तो आपको ये बात समझ में आई कि स्टोशियोमेट्री क्या होती है या स्टोशियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। स्टोशियोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग होता है जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो बैलेंस करते टाइम उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कोफिशिएंट्स एक रेशियो बनाते हैं और वो रेशियो एक्चुअल में मोलर रेशियो होता है और उस मोलर रेशियो को ही हम क्या नाम देते हैं, स्टोशियोमेट्रिक रेशियो। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये स्टोशियोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। मोल कम ज़्यादा ले सकते हो आप, बट हमेशा वो रिएक्ट किस फेज के अंदर करेंगे, उसी स्टोशियोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में ही वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी उसी स्टोशियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग ही बनता है। अब देखिए एक्चुअल में ये जो रेशियो होता है ये मोलर रेशियो होता है। मोलर रेशियो का मीनिंग हुआ ये मोल्स का रेशियो है, ये मास रेशियो नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना है, ये रेशियो जो है वो मोलर रेशियो है। स्टोशियोमेट्रिक रेशियो कभी भी मास रेशियो नहीं होता, मोलर रेशियो होता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन अगर आपने 1 ग्राम लिया तो हाइड्रोजन आपको 3 ग्राम लेनी पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है, ये कोई मास का रेशियो नहीं होता। अब देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कितने ग्राम नाइट्रोजन होगी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट यानी तो 28 ग्राम हो गया। और हाइड्रोजन आप 3 मोल ले रहे हो, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो 1 मोल है वो 2 ग्राम के इक्वल है, मॉलिक्यूलर वेट उसका 2 ग्राम होता है। तो 3 मोल जो होंगे वो 6 ग्राम के इक्वल आए। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 17 होता है, 2 मोल लोगे तो कितना आएगा, 34 ग्राम आएगा। तो ये जो मास का रेशियो आया देखो 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम, ये थोड़ी ना हमारा 132 आया, ये तो नहीं आया ना। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टोशियोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारे पास मोलर रेशियो होता है। स्टोशियोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो हमारा हमेशा मोलर रेशियो होता है, ये कभी भी मास का रेशियो नहीं होता। मास तो हमें बाद में कैलकुलेट करते हैं मोल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है, आई थिंक आपको सबको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। स्टोशियोमेट्रिक रेशियो और स्टोशियोमेट्री दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नो ओके, सर। ओके बेटा, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम ये समझते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ मोलर रेशियो की बात कर रहे हैं तो अब ये एक वर्ड आता है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये क्या चीज़ है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो जब हम स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है, आपको एक रिएक्शन होगी जो आपको गिवन होगी। अब वो रिएक्शन क्या है, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख दी N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है, इसका जो मोलर रेशियो है वो क्या है, 1:3:2। मोलर रेशियो है 1:3:2। एक स्टूडेंट कहता है सर मैं नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन मैं यूज करता हूं कितनी, 100 मोल। तो बताइए मुझे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन कितने मोल यूज करनी होगी।
क्या आप बता सकते हैं, अगर मैं नाइट्रोजन 100 मोल यूज़ कर रहा हूँ तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे हाइड्रोजन कितने मोल यूज़ करनी होगी? 300 मोल। 300 मोल। वेरी गुड। आई थिंक आपको सबको ये बात समझ में आई होगी कि हमने 300 मोल क्यों लिखा, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है 1:3। 1:3 का मतलब हो गया, अगर आप नाइट्रोजन के 1 मोल ले रहे हो तो हाइड्रोजन 3 मोल ले रहा है, 3 टाइम ज़्यादा लेना है मोल्स की टर्म में। तो नाइट्रोजन आपने 100 मोल लिया तो आपको हाइड्रोजन 300 मोल लेनी पड़ेगी। अब कोई आपसे कहे कि बताओ अमोनिया कितनी बनेगी, तो देखो अमोनिया का और नाइट्रोजन का क्या रेशियो है, अमोनिया और नाइट्रोजन का रेशियो है 1:2। यानी आप जितने मोल नाइट्रोजन के लोगे अमोनिया के मोल उससे कितने बनेंगे, डबल बनेंगे। अब आपने क्या किया, नाइट्रोजन के 100 मोल ले लिए तो 100, फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, डबल। तो 100 का डबल कितना होता है, 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, 200 मोल बनेंगे। इसी कैलकुलेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मीनिंग होता है कि हमें किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होता है उसके मोल गिवन होते हैं और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल हमें स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने होते हैं। या हम कह सकते हैं किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट आपको गिवन होती है और किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट जो होती है वो आपको फाइंड आउट करनी होती है। दैट इज कॉल्ड एज स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इनको हम क्या नाम दे देते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कह देते हैं। अब ये एक्चुअल में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी हमारे पास ये जो रेशियो आता है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आता है, जिसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगाना होता है या हमें कुछ ट्रिकी मेथड्स वगैरह यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं एक बार किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे सामने आ सकते हैं, है ना। तो क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए पहले हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दिया गया कि हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट हैं और वो जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है हमारे पास ए और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास बी है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं हमारे पास सी प्लस डी। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि एक रेशो दिया हुआ है, इनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो क्या दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ सी एंड 5 मोल ऑफ डी। इस तरह से करके हमें एक रिएक्शन गिवन है एंड 2 मोल ए जो है वो 3 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 4 मोल ऑफ सी बन रहा है और 5 मोल ऑफ डी बन रहा है। ऐसा करके हमें एक क्वेश्चन बना के दे दिया। अब इन्होंने ये कह दिया, क्वेश्चन में ये दे दिया कि 5 मोल ऑफ ए, 5 मोल ऑफ ए react with excess of B, excess of B। जो 5 मोल ए के हैं वो एक्सेस ऑफ बी के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नंबर 1 मोल ऑफ सी एंड मोल ऑफ डी, मोल ऑफ सी एंड सेकंड हमें फाइंड आउट करना है मोल ऑफ डी, मोल ऑफ डी। और थर्ड हमें फाइंड आउट करना है, चलिए थर्ड हम लोग बाद में फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज यील्ड बाद में निकाल के देखेंगे इसकी, पहले हम लोग इसी पे आते हैं। हमें सी बताना है कितने मोल बनेगा और डी बताना है हमें कितने मोल बनेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक दो बातें जो बताऊंगा वो ध्यान रखनी है। आपको दो चीज़ें होंगी, एक आपको गिवन मोल होंगे और दूसरा जो आपको फाइंड आउट करने होंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो तो आपको किसके मोल गिवन है, 5 मोल ऑफ ए, यानी आपको ए के मोल गिवन है और आपको फाइंड आउट किसके मोल करने हैं, सी के। पहले क्वेश्चन में आपको सी के मोल फाइंड आउट करने हैं।
तो आपको क्या करना है, जिसके मोल गिवन है और जिसके मोल फाइंड आउट करने हैं उनका रेशियो ले लेना है। तो हम पहले रेशियो किसका लेंगे, ए रेशियो सी। अब देखिए पहले हमें क्या लिखना होगा, इनका स्टोशियोमेट्रिक रेशियो। तो इस पूरी रिएक्शन का जो स्टोशियोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:3:4:5। तो ए रेशियो सी, ए जब कितने मोल होता है 2, तो आप सामने लिख दीजिए ए जब 2 मोल होता है तो सी कितने मोल होता है, तो उस टाइम पे सी होता है 4 मोल। अब देखिए ए जो है अगर आपका कितने मोल है 5 मोल, ए है आपका 5 मोल, तो सी कितने मोल होगा, सी होगा x मोल। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 4 20 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ गया 2। तो हमारे पास कितने मोल आ गया, 10 मोल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है। एक जिसके मोल गिवन है, एक जिसके मोल फाइंड आउट करने हैं, उसका रेशियो ले लो। पहले जो रेशियो लिखोगे वो कौन सा लिखोगे, स्टोशियोमेट्रिक रेशियो लिखोगे, इक्वल का साइन लगाओगे, फिर जो गिवन है वो गिवन वाले के सामने रख देना और जो फाइंड आउट करना है उसको एक्स लेट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। ओके, अब देखिए हम बी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड पार्ट में मुझे डी के मोल बताने हैं। तो ऑब्वियसली अब देखो जब डी के मोल मुझे बताने हैं, हालांकि मुझे सी के मोल पता चल चुके हैं, बट फिर भी मैं सी के वो मोल यूज़ नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन में जो गिवन मोल है वही यूज़ करूंगा। रीज़न क्या है कि हो सकता है आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी और सी के मोल आपने गलत कैलकुलेट कर लिए, तो डी के जो कैलकुलेट करोगे वो भी गलत आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो मोल गिवन होते हैं वही रखो, अदरवाइज आंसर सेम आएगा। आप सी के अकॉर्डिंग अगर डी को कैलकुलेट करते हो, बी के अकॉर्डिंग डी को कैलकुलेट करते हो, किसी के अकॉर्डिंग भी डी को कैलकुलेट करोगे, सेम आंसर आने वाला है। अब हम किस किस का रेशियो लेंगे, एक तो जो गिवन है वो ए और दूसरा जो फाइंड आउट करना है डी। तो हमने रेशियो लिया ए रेशियो डी, ए रेशियो डी। पहला जो रेशियो लिखेंगे वो स्टोशियोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, यानी ए अगर हमारे पास 2 मोल है, देखिए ए अगर हमारे पास कितने मोल है 2 मोल, तो डी कितने मोल है हमारे पास 5 मोल। तो ए अगर हमारे पास 2 मोल है तो डी हमारे पास कितना है 5 मोल। अब देखो अब ए हम कितना मोल ले रहे हैं 5 मोल, अगर हम ए को 5 मोल ले लेते हैं तो डी कितना होगा, डी होगा x मोल। अब यहां से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5 5 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 मोल। मोल में आएगा हमारा आंसर, जो मोल में आएगा। ये जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके नहीं निकालना। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। यानी जो हमारे पास डी के मोल आएंगे वो डी के मोल हमारे पास 12.5 आएंगे और सी के जो मोल आएंगे वो हमारे पास 10 मोल आएंगे। क्या इस पार्ट में किसी को कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम डाउट है तो पूछिए बेटा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सी और डी जो है उसके मोल फाइंड आउट नहीं करने होते। आपसे वो पूछ लेगा इसका मास बताओ कि सी का मास क्या होगा, डी का जो है वो मास बताओ क्या होगा। तो कोई इशू नहीं है, पहले वाला प्रोसीजर आपको सेम रखना है। यानी सी और डी जो है इसके पहले तो मोल ही निकालने हैं। ऐसे जब मोल निकल जाएंगे तो हमें पता है, अगर हमें किसी चीज़ के मोल पता हो तो हम उसका मास बहुत इजीली बता सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कह दो या मोलिकुलर वेट कह दो। अब हमें किसी चीज़ का मास बताना है तो मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मुझे C का मॉलिक्यूलर वेट पता है तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी C के नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, C का मास आ जाएगा।
डी के मोल पता है तो मैं डी का मोलिकुलर वेट पता होगा तो डी के मोल को डी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, डी का मास आ जाएगा। हो सकता है एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो बना सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो सी और डी है वो दोनों गैसेज है और आपको बताना है इनका एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सी और डी गैसेज हैं और उनका में एसटीपी पर वॉल्यूम बताना है तो आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, जो कि सिर्फ गैसेस के लिए ट्रू होता है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और डिवाइडेड बाई आप क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम बताना है और मुझे मोल पता है तो मैं क्या करूंगा, 22.4 को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर ये सी ओ डी गैसियस फॉर्म में है और आपसे पूछ लिया जाए सी ओ डी जो है इनका वॉल्यूम बताओ एस टी पी पर, तो कुछ नहीं, आपको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो आपको कह दे एस टी पी का नाम ना ले और कहे सी ओ डी गैसेज है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दे, पर्टिकुलर प्रेशर दे दे, पर्टिकुलर वॉल्यूम वगैरह को, तो और उसमें वॉल्यूम पूछ ले तो फिर आप क्या करोगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा दो। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आप लगा सकते हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जब आप लगाएंगे वहां से वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है? देखिए, Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब देखिए कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में आपको जैसे ए के मोल दे दिए, वो ए के मोल नहीं देता, वो ए का क्या दे देता है, मास। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे, मास मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट करके, यानी अगर आपको ए का मोलिकुलर वेट पता है तो ए के मास को डिवाइड कर देना उसके मोलिकुलर वेट से, तो आपको मोल मिल जाएंगे। एक बार ए के मोल पता चल गए तो जो अभी आप कर रहे थे वही करना है। अगर ए कोई गैस होती और उसका वॉल्यूम एसटीपी पर दिया होता तब भी आपको यही करना था। कैसे करते, आप जो ए गैस होती उसके मोल निकाल लेते 22.4 से डिवाइड करके, फिर अपने क्वेश्चन को आगे ले जाते। तो कुल मिला के हमें बस यही बात ध्यान रखनी कि करना हमें बस यही है। क्लियर है, एक्स एक्स का मतलब नंबर ऑफ मोल, एक बार हमें नंबर ऑफ मोल लेकर आने हैं जिसके पूछ रहे हैं, उसके बाद आप उसे मास या वॉल्यूम किसी में भी चेंज कर सकते हो फंडामेंटल पार्टिकल में। कैसे चेंज करते हैं वो हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए KClO3 पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू KCl प्लस O2, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो ये जो पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास है इसका मोलिकुलर वेट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मोलिकुलर वेट होता है 122.5 ग्राम। ये इसका मोलिकुलर वेट होता है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, अच्छा पहले भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट जब आप लगाते हो तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, ये बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना। हालांकि आगे जाके मैं आपको दो मेथड्स और बताऊंगा, एक मेथड होगा हमारा इक्विवेलेंट मेथड और दूसरा मेथड जो होगा वो होगा पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। वो दो ऐसे मेथड है जिनके अंदर आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक कह लो या जो भी है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो पहले देखिए मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो पहले बैलेंस कर देते हैं इसको। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3O2 कर दो, अब यहाँ 3O2 किया तो यहाँ 2 हो गए, 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब KCl2 हो गया तो यहाँ पे 2 कर दो। तो यहाँ से इनका मोलर रेशियो क्या आ गया, 2:2:3। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है हाउ मच वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 will produced at STP, will produced at STP
by decomposition of by decomposition of 12.25 gram of potassium chlorate। ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग खुद पेन और पेपर, है ना, मैंने कहा था पेन और पेपर लेकर बैठा कीजिए, है ना, क्लास के अंदर, ताकि आप उसको सोल्व कर पाओ। आप खुद एक बार सोल्व करके देखो इस क्वेश्चन को, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। और फिर अपने इसको देखेंगे क्या आंसर आता है। सबके आंसर मुझे बताइए, जिस बच्चे का आ जाएगा आंसर वो बताता जाए। 3.36 लीटर सर। चलिए, तेजस का आंसर आ रहा है 3.36 लीटर। एक आंसर आ गया आपके पास। सभी बच्चे अपना आंसर निकाल लेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर बताओ बेटा। 3.34 लीटर। 3.34 लीटर। सेकंड आंसर हमारे पास 3.34 लीटर आ रहा है। नहीं सर, 3.36 ही है। ठीक है, 3.36 है। बाकी बच्चे बताओ बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था, आपको KClO3 का यहाँ पे क्या दे दिया, 12.25 ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। यानी आपको KClO3 जो है उसका मास गिवन है, और आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई, मास से डायरेक्टली वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था मास गिवन है और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है O2 का। तो जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे। किसके मोल्स निकालेंगे, O2 के। और मोल्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, KClO3 के कितने मोल्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे किसके, KClO3 के। तो मोल ऑफ KClO3 जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट के जो मोल्स हैं वो क्या होंगे, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब मास हम कितना ले रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट का, 12.25 ग्राम, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 122.5 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। क्लियर है। तो इट मीन्स यहाँ पे इसके मोल जो आगे वो कितने आगे, 0.1 मोल। अब ये जो 0.1 मोल है, अगर हम लोग देखें तो ये 0.1 मोल किसके आ रहे हैं, KClO3 के 0.1 मोल आ गए। ठीक है, अब हम O2 के मोल निकाल लेंगे। तो O2 के मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, हम रेशो लेंगे अब की बार। किसका रेशो, KClO3 का जिसके मोल गिवन है, और दूसरा O2 का। तो KClO3 का और O2 का मोलर रेशो क्या है, इनका मोलर रेशो है देखिए 2:3। यानी जब KClO3 के 2 मोल होते हैं तो O2 के कितने मोल होते हैं, 3। अब KClO3 कितने मोल हैं, 0.2, 0.1। तो इट मीन्स O2 के कितने होंगे, x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू आ गया 0.3 डिवाइडेड बाई 2। इतने मोल्स आ गए हमारे पास।
क्लियर है, इतने मोल्स हमारे पास आ गए। ये किसके मोल्स आए हैं हमारे पास? मोल्स आए हैं O2 के, मोल ऑफ O2। अब हमें तो इसका वॉल्यूम बताना है, तो एसटीपी पर तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा था वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ O2, तो आप 22.4, वो भी एसटीपी पर निकाल रहे हैं हम लोग, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो मोल को, तो 0.3/2 इंटू 22.4, तो ये हमारे पास चला गया 11.2 पे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 33 पॉइंट, आपका ये आ जाएगा 33.336 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3.36 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब कह दो या लीटर कह दो, एक ही बात है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड मैडम। तो आई थिंक आपको सबको ये बात समझ में आई होगी, यानी हमें कुछ भी करके पहले तो मोल ही निकालने होते हैं, बिना मोल निकाले क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। मोल निकालो, जिसके गिवन है उसका मोल निकाल दो, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देखिए इसी तरह से रिएक्शन है हमारे पास KClO3 gives KCl प्लस O2, बैलेंस करेंगे तो 2 2 और यहाँ पे 3। अब की बार क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मच मास ऑफ KClO3 required to produce 2.24 decimeter cube O2 gas at STP। चलिए क्वेश्चन करके देखिए। सर 8.16 ग्राम। 8.16 ग्राम, ठीक है देखते हैं। एक आंसर आ रहा है हमारे पास, एक बच्चे ने 8.16, तेजस ने कहा। बाकी बच्चे भी बेटा कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें, पहले ये फाइंड आउट क्या करो, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है ना। हाउ मच मास ऑफ KClO3, यानी हमें KClO3 का मास बताना है, KClO3 का मास बताना। और गिवन क्या है? 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2, तो इसका मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है इसका वॉल्यूम गिवन है
तो हमें पहले तो दो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ गए जो गिवन है और जो फाइंड आउट करने हैं या जिनका हमें रेशियो लेना होगा। तो एक्चुअल में O2 का जो है ना वो वॉल्यूम गिवन है, O2 के मोल गिवन नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, KClO3 के मोल निकालने हैं। बट ये मोल तब तक नहीं निकल सकते जब तक हमें O2 के मोल नहीं पता। तो हमारा सबसे पहला काम होगा हम O2 के मोल कैलकुलेट करेंगे। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, देखो पहले हमें O2 के मोल बताने हैं। तो मोल्स ऑफ O2, मोल ऑफ O2। अब देखिए O2 के मोल कैसे बता सकते हैं हम, O2 का हमें STP पे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है तो हम 22.4 वाला रिलेशन लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। तो गैस का वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास, 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4, दोनों ही डेसीमीटर क्यूब में है। तो इसका पॉइंट उड़ गया, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। और ये उड़ा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि ये 0.1 बन गया। तो ये आ गया हमारे पास 0.1 मोल। तो इसका मतलब हमारे पास O2 जो है ना वो 0.1 मोल है। अब देखिए O2 अगर हमारे पास 0.1 मोल है तो हमारे पास KClO3 कितने मोल होगा, तो हम रेशियो ले लेते हैं। तो KClO3 रेशियो O2, पहले मोलर रेशियो देखते हैं। तो O2 और KClO3 का मोलर रेशियो क्या है, 2:3। यानी KClO3 के अगर 2 मोल होते हैं तो O2 के कितने मोल होते हैं, 3 मोल। अब KClO3 जो हमारे पास है उसके कितने मोल्स गिवन है हमें, 0.1 मोल। तो जो O2 होगा उसके कितने मोल होंगे, x होंगे। तो जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 2। सर हाँ बेटा। सर मोल्स तो ऑक्सीजन के निकाले हैं ना अपन अभी। हाँ मोल किसके निकाले, जीरो हाँ पॉइंट कि बिल्कुल बिल्कुल हमने मोल जो निकाले ना ऑक्सीजन के निकाले हैं, सही है। तो मोल जो हमने निकाले हैं वो ऑक्सीजन के निकाले हैं। तो ऑक्सीजन के मोल की जगह पे उनको पुट करेंगे तो ऑक्सीजन के जो मोल हमने निकाले हैं वो कितने आ रहे हैं, 0.1। और KClO3 के हमें फाइंड आउट करने हैं तो वो x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3। तो ये किसके मोल आ रहे हैं, ये हमारे पास KClO3 के मोल आ गए, पोटेशियम क्लोरेट के। अब हमें मास निकालना है। तो मास निकालने का तरीका क्या है, अगर हमें मोल पता हो तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हमारे वही कल वाले ही तो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर वेट वाला फॉर्मूला। तो मास जो आएगा, मास ऑफ KClO3 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई कितना, 3। ये मोल थे इनटू मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना था, 122.5 ग्राम। तो बस इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका मास हो जाएगा KClO3 का। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये स्टोशियोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारी DPP के अंदर भी हैं, और एक मैं आपको PYQs भेजूंगा उनके अंदर भी होंगे, है ना। इन DPPs के क्वेश्चंस को आप करके देखना। स्टोशियोमेट्री वाले जो क्वेश्चन है बेसिकली इस तरह से होते हैं स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन। अब देखिए स्टोशियोमेट्री के बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता देता हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको DPP में मिलेंगे। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है, परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि आपको कितना परसेंट प्रोडक्ट आपका मिलना चाहिए था और आपको उसका कितना परसेंट मिला है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन लगाई, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ मुझे प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए था वो कितना ग्राम मिलना चाहिए था, 100 ग्राम। बट एक्चुअल में मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो कितना मिला, 98 ग्राम मिला। मुझे मिलना कितना चाहिए था, 100, बट मुझे मिल कितना रहा है, 98। किसी भी कारण की वजह से वो कम हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट कम मिला। वो कितना मिला, 98, मिलना कितना था, 100। तो इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या आई, परसेंटेज इसकी परसेंटेज यील्ड जो आई वो आई 98, जो आपको मिला है वो डिवाइडेड बाई जितना मिलना चाहिए था 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इट मीन्स इस रिएक्शन की जो यील्ड आई वो क्या आई, 98% यील्ड आई।
इसी तरह मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दी हुई है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप देखते हो कि जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के 8 मोल बनने चाहिए, प्रोडक्ट के 8 मोल बनने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट जो है उसके 2 मोल्स ही बन रहे हैं। यानी होने तो कितने चाहिए 8, बस किसी वजह से प्रोडक्ट के 2 मोल ही बन पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो रिएक्शन जो है उसकी यील्ड 100% नहीं है, वो रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी, तो इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो कितनी आएगी, कितने बन रहे हैं 2, बनने कितने चाहिए 8 मोल, इनटू क्या कर दो आप 100। क्लियर है, ये इस रिएक्शन की क्या आएगी परसेंटेज यील्ड आएगी। तो परसेंटेज यील्ड जो होती है वो आप मास के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, और आप नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग भी किसी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। सिमिलरली क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड जो है वो 70% है, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है 70% है, और आपसे पूछ लिया जाता है बताओ प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा। तो आपको क्या करना होता है, स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और करने के बाद प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका जो प्रोडक्ट जितना आता है उसका 70% निकालते हैं, एक्चुअल में आंसर वो होता है। क्लियर, एक्चुअल आंसर क्या होता है, वो होता है 70%। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। मान लो हमारे पास रिएक्शन है CaCO3 gets converted into CaO plus CO2। आपसे क्वेश्चन में दे दिया गया हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP will produced by decomposition of 70 gram CaCO3 if percentage yield of reaction is 90%। आपसे पूछा जा रहा है CO2 का कितना वॉल्यूम STP पर बनेगा अगर हम 70 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको डिकम्पोज करें। तो वही चीज आ गई, देखो एक है जो आपको गिवन है, दूसरी चीज है जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है भाई, आपको CaCO3 जो है वो गिवन है, कितना गिवन है 70 ग्राम। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है CO2 का वॉल्यूम। ये तो सिंपल वैसा ही क्वेश्चन बना जो हमने अभी किया। इसमें इसने नई बात जो जोड़ी है वो क्या ऐड कर दी, इसने कहा रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या है 90% है। तो बड़ा आसान सा है, अभी जैसे हम कर रहे थे वैसे ही आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे किसका CO2 का। आपका आंसर वो नहीं होगा, बस जितना वॉल्यूम CO2 का आपका आएगा उसका क्या कर दोगे 90% कर दोगे, वो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में आपका आंसर होगा। हम इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर वेट। तो मास कितना है इसका 70, और मोलिकुलर वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जब आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे तो वो 100 ग्राम आता है, 100 ग्राम पर मोल। तो हम लोगों ने देखा कितने मोल आ गए 0.7 मोल। अब आपको क्या करना है CO2 के मोल निकालने हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो रेशो क्या है 1:1:1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के ले रहे हो आप उतने ही मोल किसके बन रहे हैं CO2 के बन रहे हैं। तो इसका मतलब जो CO2 के मोल हैं वो कितने होंगे, तो CO2 के जो मोल हैं वो कितने होंगे, CO2 के मोल होंगे 0.7 मोल, क्योंकि दोनों का मोलर रेशो क्या है 1:1 है। अब हमें अगर वो, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है रिएक्शन की यील्ड कितनी है 90% है,
पहला तो तरीका क्या है, आप यहीं पर ही आप क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करोगे आप, आपने जो अभी किया है वहीं पे कैलकुलेट कर लो। कैसे, देखो आपके 0.7 मोल आपको मिलने चाहिए, बट एक्चुअल में क्योंकि रिएक्शन की यील्ड कितनी है 90%, तो आपको 0.7 मोल नहीं मिलेंगे। 0.7 के कितने 90% मोल मिलेंगे। तो 0.7 का 90% कैसे निकाला जाएगा, 0.7 इंटू 90/100। परसेंटेज निकालना तो छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा, पता होगा, है ना। 0.7 का 90% निकालना है, तो 0.7 इंटू 90/100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए कितना आ गया बताइए, है ना 0.63। 0.63 आ गया हमारे पास, इतने मोल आ गए। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सोल्व कर दिया, बट हमें वॉल्यूम बताना था, तो अब हम एसटीपी पर इतने मोल का वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम ऑफ CO2 वो कितना आ गया हमारे पास, 0.63 मोल है, इनटू क्या कर दो 22.4 डेसीमीटर क्यूब। जो भी आंसर आएगा वो आंसर लिख दोगे, डेसीमीटर क्यूब कर दोगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, आपके पास 0.7 मोल आ गए, दूसरा तरीका है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, आपके पास जब 0.7 मोल आ गए, सेकंड मेथड, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकाल लो, किसका, CO2 का। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP वो कितना आएगा, 0.7 इंटू क्या कर दो 22.4 डेसीमीटर क्यूब कर दो। बट क्योंकि रिएक्शन जो है उसकी यील्ड कितनी है 90%, तो ये वॉल्यूम नहीं आएगा, इस वॉल्यूम का 90% आएगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा, एक्चुअल वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 0.7 इंटू 22.4, इसका कितना परसेंट 90%, तो इंटू 90/100। ये जो आंसर आएगा ये वाला डेसीमीटर क्यूब में आंसर, और ये वाला आंसर दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी कि यील्ड जब आप निकालते हो तो यील्ड जब दी होती है तो चाहे तो जब मोल निकल जाए उन मोल को ही निकाल लो उतना परसेंट, आपको एक्चुअल में उतने परसेंट मिलेगी, या मास वॉल्यूम वगैरह जो निकाल रहे हो फाइनल निकाल लो, उसके बाद लास्ट में उसका उतना परसेंट कर दो जितने परसेंट यील्ड उन्होंने कही है। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड एक ही बात है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर एक एक ये वाला सबको क्लियर हो गया, या एक एग्जांपल और दूं, बताओ बेटा इसका, बताइए अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ हो गया, सभी को हो गया ना बेटा, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ इसका, बताओ सबको क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर है। ओके बेटा, ओके ओके बेटा, है ना। तो ऐसे हम परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये परसेंटेज यील्ड वाला टॉपिक और ये हमारा स्टोशियोमेट्री वाला टॉपिक हो गया। अब स्टोशियोमेट्रिक वाले टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो नीट वालों का फेवरेट टॉपिक है, और ये टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ये नीट का एक्चुअल में बहुत फेवरेट टॉपिक है। देखो जब हम देखें तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिक टॉपिक हो गया, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप स्टोशियोमेट्री कर सकते हो। स्टोशियोमेट्री सीखने के बाद फिर आप तीसरे नंबर पे क्या लगाते हो, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, इसको हम LR भी कहते हैं। ये है क्या बेसिकली, पहले हम ये समझ लेते हैं ना। देखिए मान लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कार बनाने की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में 100 कार बॉडीज हैं और 100 ही क्या है, हेडलाइट्स हैं। 100 हेडलाइट है उनके पास और 100 कार बॉडीज है। तो 100 हेडलाइट और 100 कार बॉडीज को मिलाकर वो कितनी कार प्रिपेयर कर सकते हैं, बताइए।
अगर 100 हेडलाइट्स हैं उनके पास और 100 ही कार बॉडीज हैं, तो उनको मिलाकर वो कितनी कार बना पाएंगे? बताइए बेटा। चलिए मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 100 बना सकते हैं वो, बी ऑप्शन है 200 बना सकते हैं, सी ऑप्शन है 50 बना सकते हैं, और डी ऑप्शन है नन। क्या लगता है? 50। क्या आप बच्चों को ये बात समझ में आई कि वो 50 कार क्यों बना सकते हैं, 100 क्यों नहीं बना पाए? अब कोई कहेगा सर उनके पास तो कार बॉडी 100 थी तो उनको 100 कार बना देनी चाहिए थी। नहीं, 50 आंसर इसका क्यों आया? 50 इसलिए आया क्योंकि एक कार के अंदर कितनी हेडलाइट लगती हैं? 2। करेक्ट, एक कार में 2 हेडलाइट यूज होती हैं। अब 100 कार बॉडी के लिए उनको कितनी हेडलाइट चाहिए थी भाई? उनको 200 हेडलाइट चाहिए थी, बट एक्चुअल में उनके पास कितनी हेडलाइट थी? सिर्फ 100 थी। तो 100 हेडलाइट जो है वो तो सिर्फ 50 कार बॉडीज में ही फिट हो पाएंगी ना। तो वो कितनी कार बना सकते हैं? 50 कार बना सकते हैं। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में? यहाँ पे 50 क्यों हुआ, 100 क्यों नहीं हुआ? Yes, sir. अब आप मुझे ये बताओ, हेडलाइट और कार बॉडी दोनों में से कौन सी चीज ऐसी है जो कम पड़ गई, जिसकी वजह से वो 100 कार नहीं बना पाए? Headlight. हेडलाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेडलाइट ने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, पहले ही स्टॉप कर दिया, जल्दी स्टॉप कर दिया, या रिएक्शन को लिमिट कर दिया, रोक दिया। तो यहाँ पे हेडलाइट क्या बन गई हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट बन गई। हेडलाइट यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है जब रिएक्शन होती है तो 2 या 3 रिएक्टेंट या 4 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, उनमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो लेस होता है। लेस का मतलब क्या? आपस में लेस नहीं। अब देखो आप कहोगे सर लेस कहें, देखो ये भी 100 है ये भी 100 है, आपस में लेस की बात नहीं कर रहा हूं, स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट से लेस होता है। यानी जितना होना चाहिए उससे लेस होता है, उतना नहीं होता। जैसे अगर कार बॉडीज आपके पास 100 थी, एक कार बॉडी में 2 हेडलाइट फिट होती है, तो हेडलाइट कितनी होनी चाहिए थी? हेडलाइट होनी चाहिए थी 200, बट एक्चुअल में हेडलाइट है कितनी? 100। तो ये जो 200 है, ये 200 हेडलाइट की स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट है। इसका मतलब कोई रिएक्टेंट ऐसा होता है कभी कभी जो क्या होता है, अपनी स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट से कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे रिएजेंट को हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई फिक्स नहीं होता, ये कोई भी हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी ना कंपनी के अंदर हमेशा हेडलाइट ही कम पड़ेंगी, हो सकता है कभी कार बॉडी कम हो, कभी मान लो उनके पास 300 हेडलाइट है और 100 कार बॉडी है, तो अब क्या चीज़ कम रह गई? कार बॉडी कम रह गई। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ना भी हो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये ऐसा फिक्स नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोई एक रिएक्टेंट अपनी स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट से कम रह जाता है तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो जब वो जल्दी खत्म हो जाता है तो हम उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान क्या होती है? लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है और जो दूसरा रिएजेंट होता है वो बचा रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि वो बचा रह जाएगा। आप खुद ही देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं हेडलाइट और कार बॉडी दोनों में से कौन सी चीज़ है जो पूरी फिनिश हो गई, तो आप कहोगे सर हेडलाइट पूरी खत्म हो जाएंगी, 100 की 100 हेडलाइट खत्म हो जाएंगी। लेकिन 100 हेडलाइट ना 50 कार बॉडी में लगेंगी, तो अभी भी इनके पास 50 कार बॉडी बची रह गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा है या कार बॉडी एक्सेस में है, और हेडलाइट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है और बाकी सारे जो होते हैं फिर क्या बन जाते हैं? एक्सेस रिएजेंट बन जाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जब रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो आपकी जो रिएक्शन है उसको कौन गवर्न करता है? लिमिटिंग रिएजेंट गवर्न करता है। यानी जो आपका प्रोडक्ट बनता है,
वो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। फिर हम ये नहीं देखते कि कार बॉडीज कितनी है, एक्सेस रिएजेंट को नहीं देखा जाता, ये देखा जाता आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट कितना है। आप देखोगे भाई आपके पास हेडलाइट कितनी है 100, तो अब आपको ये देखना अच्छा 2 हेडलाइट एक कार बॉडी में लग रही हैं, तो 100 हेडलाइट कितनी कार बॉडी में फिट हो जाएंगी, वो 50 में फिट हो जाएंगी। इसका मतलब कितनी कार बनी, 50 बन गई। यानी जब भी कोई रिएक्शन में कोई एक रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो हमारा जो आंसर आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आता है। यानी जो हम रेशो लेते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट का रेशो ही लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी बात और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन में लिख रहा है, कह रहा है कि मान लो 10 मोल नाइट्रोजन ले रहा है कोई बच्चा है, उसने 10 मोल तो क्या यूज कर लिया, नाइट्रोजन। क्लियर है। अब इनका रेशियो देख लो, इनका रेशियो क्या है, 1:3:2 है। अब देखो कोई कह रहा है कि उसने 10 मोल तो क्या यूज किया, नाइट्रोजन, और 27 मोल हाइड्रोजन यूज कर लिया, 27 मोल यूज किया हाइड्रोजन। पूछ लिया गया भाई बताओ अमोनिया कितने मोल बनेगी, अमोनिया कितने मोल बनेगी। तो देखो आप मुझे ये बताओ कि अगर 10 मोल वो नाइट्रोजन यूज करता है तो हाइड्रोजन कितने मोल होनी चाहिए, कितने मोल हाइड्रोजन होनी चाहिए, 30 मोल। 30 मोल होनी चाहिए। एक्चुअल में अगर वो 10 मोल नाइट्रोजन यूज कर रहा है तो अगर ये 10 यूज कर रहा है तो ये 30 होनी चाहिए। अब ये 30 से क्या है, कम है, कितनी है, 27 है हाइड्रोजन। तो कौन सी चीज है जो अपनी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से कम रह गई, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कम रह गई, क्योंकि हाइड्रोजन होनी तो चाहिए 30 बट है कितनी एक्चुअल में 27। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी जो आप प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करोगे वो हाइड्रोजन के हिसाब से करोगे। आपको याद है ना मैंने अभी पीछे कैसे समझाया था कि आप कैसे निकालोगे इसके मोल, प्रोडक्ट के मोल कैसे निकलेंगे, रेशो लेना पड़ेगा। किसका रेशो, एक तो जो गिवन है वो, और एक दूसरा जो फाइंड आउट करना है वो। अब गिवन तो आप कहोगे सर दो दो हैं, देखो नाइट्रोजन भी गिवन है और तो ये हाइड्रोजन भी गिवन है, हम किसका लें। तो अभी मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है। अब मेन पार्ट कौन प्ले करेगा, मेन पार्ट करेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी रेशियो आप लिमिटिंग रिएजेंट के साथ लोगे किसका, जो फाइंड आउट करना है। तो यानी रेशियो में आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन रेशियो अमोनिया, हाइड्रोजन रेशियो अमोनिया। अब हाइड्रोजन रेशियो अमोनिया की बात करते हैं अगर आप, तो हाइड्रोजन के जब कितने मोल होते हैं 3, तो अमोनिया के कितने मोल होते हैं 2। अब हाइड्रोजन के कितने मोल हैं आपके पास 27, तो अमोनिया के कितने होंगे x। तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x = कितना आ गया आपके पास 27 × 2 डिवाइडेड बाई आपके पास 3 आ गया। तो इसको कैंसिल किया, 9 आया, 18 मोल आ गया, x = 18। क्या आपको ये बात समझ में आई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए तो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला रेशियो लेके किस तरह से करते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यस सर। वेरी गुड, है ना। एक बार वापस से बताऊंगा। हाँ फिर से देखो, देखो क्या हुआ कि अगर हमारे पास, हमें पहले तो ये समझ में आ गया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन। ये समझ में आया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे है हाइड्रोजन, क्योंकि अगर नाइट्रोजन 10 मोल था तो ये 30 मोल होना चाहिए था, है ना। हालांकि अभी मैं आपको एक ट्रिक भी समझा दूंगा कि कैसे एलआर निकाला जाता है। तो ये 30 होना चाहिए था, लेकिन ये 30 से कम है, एक्चुअल में 27 है गिवन है, तो कम है, तो इसका मतलब एलआर कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब मुझे बताना है, मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा कि बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। तो हम कैसे करते हैं, अभी मैंने जैसे आपको समझाया था कि आपको क्या करना होता है, एक जो चीज गिवन होती है वो, और दूसरा जो फाइंड आउट करना होता है उसका रेशियो लेना होता है। अब गिवन में तो नाइट्रोजन के मोल भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं, तो बच्चा पूछेगा सर मैं गिवन में किसके मोल लूं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में एलआर है तो गिवन में आपको हमेशा एलआर के मोल ही रखने हैं। तो यानी रेशियो में आपको एलआर ही लेना है। तो एलआर क्या है आपके पास, हाइड्रोजन। फाइंड आउट क्या करना है आपको, अमोनिया। तो हाइड्रोजन रेशियो अमोनिया,
अब हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या है 3, यानी जब हाइड्रोजन के 3 मोल होते हैं तो अमोनिया कितने मोल होते हैं 2। अब हाइड्रोजन के कितने मोल है 27 है, 30 से हमें कोई लेना देना नहीं, 30 थोड़ी ना, हमारे को तो जो दिए हुए 27 है, तो हाइड्रोजन के हमने 27 लिए, तो अमोनिया कितने बनेंगे x बनेंगे। x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 मोल। क्या ये बात समझ में आई यस सर। कि हमें LR लेना होता है, यानी जब भी लिमिटिंग रिएजेंट आपके सामने आएगा तो आपको प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। एक्सिस रिएजेंट का कोई रोल नहीं है। आप कितनी कार बनेंगी वो आपने हेडलाइट के हिसाब से बताया था ना कि कार बॉडी के हिसाब से बताते तो 100 आंसर आता। आपने 50 क्यों बताया, क्योंकि आपको पता था हेडलाइट कम है आपके पास, 100 हेडलाइट तो 50 कार बॉडी में लग पाएंगी, तो आपका आंसर आपने हेडलाइट के हिसाब से बताया था। तो इसका मतलब जब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलती है, यानी जो कम होता है ना वो वैल्यूएबल होता है, जो एक्सेस में होता है वो चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। आप समझिए आपकी बुक के अंदर टॉपिक का नाम क्या दिया गया है, आपकी बुक में इस टॉपिक का जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्यों नहीं दिया, करेक्ट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही है जो आपकी कैलकुलेशन या प्रोडक्ट की अमाउंट को डिसाइड करेगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करते हैं, ना कि एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा इसमें मैं आपको एक समझा भी देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, बड़ा टिपिकल सा केस हो जाता है, हमें ना पता नहीं चल पाता कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो उसके लिए ना बड़ा आसान सा मैं आपको तरीका समझाता हूँ। आपको जितने भी रिएक्टेंट्स वो लोग देंगे, जितने भी रिएक्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है, उनके गिवन मोल और डिवाइडेड बाय क्या करना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको कैलकुलेट कर लेना हर एक रिएक्टेंट के। तो जिसके गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो रेशियो है जिसका कम आएगा ना वही LR होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दे दिया 4 मोल ऑफ SO2 और ये हमें दे दिया 6 मोल ऑफ O2, ऐसे दे दिया हम लोगों को, और हमें बताना भी LR कौन है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बड़ा आसान सा काम है। हमें क्या करना है, पहले SO2 के लिए देखना है SO2 के गिवन मोल कितने हैं। SO2 के गिवन मोल है भाई 4। SO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो भाई SO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब सेम आपको O2 के लिए देखना है। O2 के गिवन मोल कितने हैं 6 और O2 का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कितना है 1, तो आंसर कितना आया 6 आया। तो दोनों में से कौन किसकी वैल्यू लीस्ट आई है, ये 2 कम है ना, तो इसका मतलब SO2 क्या है हमारा LR है। LR को फाइंड आउट करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, आपको क्या करना है, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके देखना है, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही LR होता है। क्लियर हो गया? देखिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्टेंट है A प्लस B प्लस C, ये मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास D, और ये कुछ ऐसा है, ये 2 ये 3 और ये 5 और ये 7 ऐसा करके है। अब A के जो है हमने 8 मोल ले लिए, क्वेश्चन में गिवन है कि 8 मोल A के लिए जा रहे हैं, और 10 मोल जो लिए जा रहे हैं वो किसके लिए जा रहे हैं, B के लिए जा रहे हैं। B के कितने मोल लिए जा रहे हैं 10, और 15 मोल जो लिए जा रहे हैं वो C के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है और आपको बताना है D के मोल कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, जब तीनों के दिए हुए हो ना तो सबसे पहले हमारा काम होता है भाई हम ये देखेंगे LR कौन है। LR कौन है तो हम बड़ा आसान सा तरीका जो मैंने आपको बताया था, पहले A का फिर B का फिर C का गिवन मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। तो गिवन मोल कितने हैं A के 8,
स्टोशियोमेट्रिक रेशियो कितना है, ए का 2, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, बी के लिए चेक करो, तो बी के गिवन मोल कितने हैं, 10 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, रेशियो 3, तो ये अप्रोक्सीमेट 3.33 कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स भी निकल जाता है। सी जो है, सी के देखो कितने हैं, गिवन मोल है सी के 15 और स्टोशियोमेट्रिक रेशियो कितना है 5, तो आंसर कितना आया, 3 आया। तो बताओ ए बी सी तीनों में से किसका लीस्ट आया, गिवन मोल बाय स्टोशियोमेट्रिक रेशियो तीनों में से किसका सबसे कम आ रहा है, सी। ठीक है। सी का कम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, एल आर है, यानी सी जो होगा वो एल आर होगा। एल आर कैसे निकाला जाता है, बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं है, आपको गिवन मोल जो भी मोल दिए हुए हैं उनको डिवाइडेड बाई क्या करना होता है, स्टोशियोमेट्रिक रेशियो कह दो या स्टोशियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उसको, बस ये निकाल के देख लो सबका, जिसका कम आएगा रिएक्टेंट का, क्योंकि भाई लिमिटिंग रिएजेंट तो रिएक्टेंट ही होगा ना, प्रोडक्ट थोड़ी ना हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी। क्लियर है, जिसका कम आएगा वो एल आर होगा। अब हमारी कैलकुलेशन सारी एल आर के हिसाब से चलेगी, कैसे, डी के मोल बताने हैं ना, तो रेशियो ले लो। एल आर कौन आया आपका, आपका जो एल आर आया है वो बेसिकली कौन आया है, एल आर आपको पता चल गया अभी, एल आर तो हमारा कौन आया है, सी आया है। तो अब आपका काम क्या है, एक एल आर लेना है और एक जो फाइंड आउट करना है वो, तो एल आर कौन है, सी, फाइंड आउट कौन करना है, डी। तो पहला रेशियो जो होता है वो स्टोशियोमेट्रिक रेशियो होता है, तो जो सी कितने मोल है, 5 मोल, तब डी कितने हैं, 7 मोल। अब सी कितने मोल है, सी है 15 मोल, तो सी आपने रखा 15 मोल, तो डी कितने होगा, डी होगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स निकाल दो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास आ गया 3, तो 35 21 मोल आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, कैसे किया मैंने। यस सर। अब देखो इसमें एक गलती जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चे यहाँ पर ना 15 की जगह पे ये सी वाले ये पुट कर देते हैं 3, ये नहीं पुट करने। ये जो हमने काम किया है ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है, जब ये हो जाए तो इसको क्रॉस लगा दिया करो, इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ एल आर पता करने के लिए है, ये जो हमने पूरा काम किया है ये सिर्फ उसके लिए कि एल आर कौन है ये चीज़ पता करने के लिए, इसके बाद इसको यूज़ नहीं करना। एल आर जैसे ही हमें पता चल गया उसके बाद ये 3 यूज़ नहीं करना। अब तो क्या करना है, आपको कितने मोल सी, आपके पास कितने मोल सी है 15, तो आप यहाँ पे कितना पुट करोगे 15, ये 3 पुट नहीं करना। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, कहाँ गलती होती है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसका कोई काम नहीं है, अब कहीं पे भी इसको यूज़ नहीं करना आपको। ये सिर्फ एल आर कौन है ये फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक है। क्लियर हो गया ये सभी को, बताइए। एक क्वेश्चन और करवाऊं वैसे, या क्लियर है बेटा, एक बार रिपीट करूं कहो तो, या क्लियर हो गया ये, किसी को क्लियर डाउट। है। क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछो बेटा इसके अंदर। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, है ना। देखो आपको सिर्फ ये करना है, फॉर द रिएक्शन 3.6 मोल ऑफ Na2CO3 है ना, ये टेकन इफ 6.3 मोल ऑफ NaNO3 इज ऑब्टेन्ड, है ना। आपका काम क्या, आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है इस रिएक्शन की, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आप इस रिएक्शन में NaNO3 के कितने मोल्स बनेंगे, आप मुझे बस ये बताओ, है ना। फिर हम परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे, सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। आपको NaNO3 के मोल कैलकुलेट करने हैं, जैसे अभी मैंने डी के मोल कैलकुलेट करके दिखाए ना, वैसे आपको NaNO3 के मोल कैलकुलेट करने हैं। सेवन पॉइंट फाइव सर। 7.5 आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करो बेटा। अच्छा तेजस, आपके जैसे मान लो 7.5 मोल आ रहे हैं, है ना,
लेकिन अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6.3 मोल बन रहे हैं, तो इसका मतलब बनने कितने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग देखो 7.3 बनने, 7.5 बोल रहे हो आप, 7.5 बता रहे हो क्या? यस सर। तो आप जैसे बता रहे हो ना 7.5 बनने चाहिए, बट बने कितने, बने 6.3, तो इसका मतलब उसकी यील्ड 100% तो नहीं हुई ना। तो यील्ड कैसे निकलेगी उसकी, जितने मोल बने हैं वो डिवाइडेड बाय जितने बनने चाहिए थे, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कैसे परसेंट यील्ड निकलेगी? यस सर। है ना, जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स 100 मार्क्स का, मान लो 200 मार्क्स का पेपर होता है कोई, तो आपके आने कितने चाहिए, 200 आने चाहिए 200 में से, तब 100% मार्क्स बनते हैं। मान लो आपके 198 मार्क्स आते हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, 198 जितने आए डिवाइडेड बाय जितने आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे 200, इंटू क्या करते हो 100। तो ऐसे ही आपके आने कितने चाहिए थे 7.5, आए कितने 6.3, तो परसेंट यील्ड क्या निकलेगी, 6.3 डिवाइड बाई 7.5 इंटू 100, तो परसेंट यील्ड निकाल के देखो, है ना। बाकी बच्चे पहले NaNO3 के मोल कैलकुलेट करो बेटा, है ना। सबसे पहले तो LR निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। हाँ 7.5 आ रहे हैं क्या सभी बच्चों के? देखो सभी बच्चों के अगर 7.5 आ रहे हैं, तो परसेंटेज यील्ड जैसे भी मैंने बताई है ना वैसे निकल जाएगी। 6.3 आए हैं वो डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 100, अगर 7.5 आ रहे हैं। अगर कुछ और आ रहे हैं तो उसके हिसाब से परसेंट यील्ड निकालिए, देखिए कितनी आनी चाहिए। बी ऑप्शन आएगा सर। अच्छा डी ऑप्शन आएगा। बी बी सर बी। बी, अच्छा बी 84 है। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी निकालो बेटा। और माता दुर्गा पर पुष्पों देखिए सभी बच्चे निकालो, आंसर आ गया बेटा सबका, आंसर देखो। सर मेरा सी आ रहा है। आपका सी आ रहा है? यस सर। एक्चुअल में आंसर तो इसका सी ही आएगा, सी आंसर आना चाहिए, है ना। आपने जो 7.5 निकाले हैं ना उसमें गड़बड़ हो रही है, देखो जो 7.5 निकल रहे हैं। 7.2 आएगा सर। हाँ 7.2 मोल आएंगे बिल्कुल, NaNO3 के जो मोल आएंगे ना वो 7.2 आएंगे, वो देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं ना, कि कहाँ आपको, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कहाँ गड़बड़ आपकी हो रही है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है और उसमें बोला गया है 2.5। अब रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन हमारी बन रही है FeNO3 होल थ्राइस, NO3 होल थ्राइस प्लस 3Na2CO3, और जो प्रोडक्ट है वो कितने बन रहे हैं, 6NaNO3 बन रहे हैं, और ये कितना है 2 है। अब देखिए हो क्या रहा है, आपको वो कह रहा है कि आपको ये 2.5 मोल ले रहे हो इसके फेरिक नाइट्रेट के, और जो सोडियम कार्बोनेट है उसके आप कितने मोल ले रहे हो 3.6। तो सबसे पहले तो हम LR निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारा LR कौन होगा, हमारा LR इसके लिए देखो, इसके लिए स्टोशियोमेट्रिक रेशियो क्या, क्या गिवन कितने आपका 2.5, डिवाइडेड बाई आपने कितना कर दिया 2 कर दिया, तो 2.5 डिवाइडेड बाई आपने 2 कर दिया, तो ये आ गया आपका 1.25। जबकि एन सोडियम इसके लिए करोगे आप कार्बोनेट के लिए तो कितना आया 3.6 डिवाइडेड बाई आपने 3 किया, तो कितना आ गया आपके पास 1.2 आ गया।
1.20। तो लीस्ट तो कौन आया, सोडियम कार्बोनेट आया ना, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका एल सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका क्या आ रहा है, एल आ रहा है। देखो क्या आपका सोडियम कार्बोनेट ही एल आ रहा है ना। आई थिंक सोडियम कार्बोनेट सबका एल आ रहा होगा। अब देखो, अब अगर सोडियम कार्बोनेट जो है वो 3 मोल है, तो सोडियम नाइट्रेट कितना है, 6 मोल, यानी सोडियम नाइट्रेट जो है वो जस्ट डबल आ रहा है। अब आपके पास है कितना, आपके पास है सोडियम कार्बोनेट 3.6, तो इसका डबल करोगे तो कितना आएगा, ये 7.2 मोल आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई सभी को कि 7.2 कैसे आया सोडियम नाइट्रेट। यस सर। अब यस सर। अब आना कितना, अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगी, परसेंटेज यील्ड के लिए तो अभी मैंने आपको बताया है ना, परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगी, आए कितने हैं 6.3, और डिवाइडेड बाई आना कितना चाहिए था 7.2, इंटू क्या हो गया 100। तो ये आपका 87.5 वाला जो आएगा आंसर आ जाएगा 87.5। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये, वेरी गुड। 6 नंबर क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें 3 रिएक्टेंट है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 रिएक्टेंट होंगे तो भी एलआर तो एक ही होगा कोई। अब कौन एलआर है वो पहचान लो, और उस एलआर के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट आ रहा है सर इसका, सिक्स का। फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट आएगा। बाकी बच्चों का किसी का आया आंसर फर्स्ट, देखो एलआर कैलकुलेट कर लिया सभी ने, एलआर क्या आया बता सकते हो। सर ए ही है, ए आ रहा है। ए आंसर आ रहा है ना, वेरी गुड। यस सर।
अच्छा, LR कौन आ रहा था इसके अंदर ये बताइए। SiO2 सर। SiO2 आ रहा है। SiO2 LR आएगा और फिर ए आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ए आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये आप आराम से घर पे बैठ के भी सोल्व कर सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो इन क्वेश्चंस के ना, ताकि अभी अगर बाई चांस आपसे नहीं निकल रहा, आराम से बैठ के बाद में क्लास के बाद आप सोल्व करके देख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। आपको क्या करना है, N2F4 इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 80 ग्राम ऑफ F2। यानी इसकी जो अमाउंट है वो दे दी इन्होंने, है ना, कितनी दे दी, 3.56 ग्राम। और इसकी अमाउंट भी दे रखी है अमोनिया के F2 की भी। तो आपको क्या करना है, इसको नहीं देखना, एक बार पहले वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर जैसा है, 5 नंबर जैसा। समझ में आ रही है कैसे होगा। पहले आप NH3 और F2 में से LR देखोगे कौन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप N2F4 की निकालोगे कि कितने मोल बनने चाहिए, कितना अमाउंट बनना चाहिए। बट अब की बार इसमें क्या ग्राम में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल्स के हिसाब से करना आपको। पहले अमोनिया के मोल्स निकाल लेना, F2 के मोल निकाल लेना, फिर LR मोल पे लगेगा। क्लियर है कि कौन सा LR होगा। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, N2F4 के मोल निकालोगे कितने बनने चाहिए, वो ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा, N2F4 ज़्यादा बनना चाहिए। तो बस 3.56 बन रहा है, ज़्यादा बनना चाहिए, तो आप परसेंट ये निकाल सकते हो। कर लोगे 7 नंबर क्वेश्चन। आप ट्राई कीजिएगा बेटा ना, ये 7 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इस क्वेश्चन को ना ट्राई करना, 7 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए ये हमारे पास जो टॉपिक था, ये टॉपिक था हमारा स्टोशियोमेट्री का। तो हमने पहले जो डीपीपी दी है उसके अंदर भी आपको स्टोशियोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उनको भी आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टोशियोमेट्री के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज, है ना, कंसंट्रेशन वाला टॉपिक आता है छोटा, जो डीपीपी में उसके क्वेश्चंस भी हैं वो आप सोल्व कर पाओगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हमें पता है हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या होता है, मास परसेंट या परसेंट वेट बाय वेट। तो परसेंट वेट बाय वेट हम किसको कहते हैं, देखिए। अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है, आई थिंक ये सभी को पता होगा, है ना। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो परसेंट वेट बाय वेट, ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमेशा सोल्यूट, नीचे जो आएगा वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए आएगा। और सिर्फ मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में नीचे की साइड क्या आता है, सोलवेंट आता है। तो परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू क्या कर देते हैं हम लोग, 100। ये परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है, या हम इसको मास परसेंट भी कहते हैं। दूसरी कंसंट्रेशन की जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक हमारे पास थर्ड होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी होता है। अब ऊपर वेट आ रहा है तो ऊपर किस क्या होता है, सोल्यूट लिखा जाता है। तो इट मीन्स मास ऑफ, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो ये तीनों फॉर्मूले में, जैसे ऊपर तो मास अगर ग्राम में ले रहे हो, ऊपर वाले फॉर्मूले मास ग्राम में सोल्यूट का ले रहे हो, तो सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में लोगे, किलोग्राम में ले रहे हो दोनों किलोग्राम में रख लेना। सेकंड वाले फॉर्मूले में अगर आपने सोल्यूट का मास वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम मान लो मिलीलीटर में ले रहे हो, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिलीलीटर में रख लेना।
अगर आप सोल्यूट का वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लीटर में रख लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरे वाली जो यूनिट है उसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो सोल्यूट का मास होता है वो जनरली ग्राम में लिया जाता है और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो ml में लिया जाता है। तो हम अगर इसको ग्राम में लेंगे मास को, तो वॉल्यूम को हमें किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है। मिलीलीटर कह दो या सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर हम कह सकते हैं इसको, सीसी कह सकते हैं। फोर्थ जो फॉर्मूला आता है इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो फोर्थ फॉर्मूला आता है मोलैरिटी का, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल एम यानी मोलैरिटी है ना। मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लेते हैं वो लीटर में लेते हैं। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा, लीटर के अंदर लिया जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूले। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको मोलैलिटी कहते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। और इस सोलवेंट का मास हमें ध्यान रखना है किस में रखना होता है, किलोग्राम में रखना होता है, केजी में। इसके बाद मोल फ्रैक्शन आता है। तो मोल फ्रैक्शन जैसे मान लो कोई मिक्सचर आपके पास ए और बी का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी एक्स ए इज इक्वल टू क्या बन जाता है हमारे पास, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। और अगर हम यहाँ पे कहें हमारे पास एक्स बी, तो एक्स बी क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा हमारे पास एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मोल्स को आपने ऊपर रखना है फॉर्मूले में, बाकी नीचे टोटल मोल्स आ जाएंगे। और ये भी हमें पता है अगर किसी मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट है लाइक ए एंड बी, तो दोनों का जो सम होगा, मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। इट मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी जो है इसकी वैल्यू हमेशा होती है किसके इक्वल होती है, 1 के। अगर तीन कंपोनेंट्स होंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ये तीनों के तीनों जो होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन के अंदर एक फॉर्मूला हमारे पास और आता है जिसको हम पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स है, पार्ट्स का मतलब ये मास की फॉर्म में भी हो सकता है और अगर आप चाहें तो ये वॉल्यूम की फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों की फॉर्म में, मास की फॉर्म में भी हो सकता है और वॉल्यूम की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, मास, अगर आप मास की टर्म में ले रहे हैं तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। अगर आप वॉल्यूम की फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू पावर 6। एक होता है हमारे पास पीपीबी, पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। सेम फॉर्मूला होता है, बस 10 रेज टू पावर 6 की जगह पर हम 10 रेज टू पावर 9 यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू क्या होगा, 10 रेज टू पावर 9 हो जाता है बस।
यानी ppm और ppb दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ppm में आप 10⁶ लिखते हैं और ppb के अंदर आप 10⁹ लिखते हैं। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये दो फॉर्मूले जो लास्ट में मैंने आपको बताए, ppm का फॉर्मूला और ppb, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल टर्म को देखो 10⁶ और 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो एक्चुअल में जब हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है वहाँ पे ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ppm और ppb ऐसी कंसंट्रेशन की टर्म है जो यूज होती है किसके लिए, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, वहाँ पे हम ppm और ppb को यूज़ करते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट का जो आपका टूथपेस्ट होती है उसके बॉक्स के ऊपर देखो, कभी कभी आप पढ़ोगे, कंटेंट्स पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है 0.1% फ्लोराइड इज 0.1 ppm या 0.2 ppm फ्लोराइड इज प्रेजेंट, 0.01 ppm फ्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। यानी फ्लोराइड की अमाउंट जो है टूथपेस्ट में बहुत कम है, बहुत डाइल्यूट है वो, तो इसलिए वहाँ पे ppm लिया गया। या ऑक्सीजन वगैरह की अमाउंट होती है वाटर के अंदर, तो उसको भी हम ppm या ppb में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दो टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये वाले फॉर्मूले सभी को याद भी होंगे, है ना। आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग ये सारे फॉर्मूले पढ़ते हो और ये आपको याद भी होंगे, है ना। अगर आपको नोट करने हैं तो नोट कर सकते हो, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट क्योंकि इसे आपको याद रखना है, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है अपना इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है, जहाँ हम यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट को इंटर कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आपका सबसे पहला काम अब क्या होगा, इन फॉर्मूलों को याद रखोगे। तो आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फिलहाल के लिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या होता है, बेसिकली इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ppm ppb वगैरह के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए, हम लोग देखते हैं। या ये परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए। सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे सिंपल कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे, जो हमारी सबसे सिंपल कंसंट्रेशन टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं परसेंट वेट बाई वेट। तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंट वेट बाई वेट को देखेंगे, परसेंट वेट बाई वेट का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, और हम इस परसेंट वेट बाई वेट के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करते हैं और कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस हमारे पास परसेंट वेट बाई वेट के आ जाते हैं। देखिए परसेंट वेट बाई वेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा 10% वेट बाई वेट, तो 10% वेट बाई वेट का मीनिंग हो जाएगा कि जो हमारा सोल्यूट है वो 10 ग्राम है और सॉल्यूशन का वेट जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो हम उसे नाम दे देते हैं 10% वेट बाई वेट। तो इस तरह से हम 10% वेट बाई वेट बता देते हैं क्या होगा। अब देखिए हम परसेंट वेट बाई वेट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ मेरे पास 30% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है और इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट है मेरे पास 400 ग्राम। तो मुझे इसके अंदर क्या बताना है, इसके अंदर मुझे बताना है मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, और क्या बताना है मुझे इसके अंदर मास ऑफ वाटर कितना होगा। तो मास ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करना है और मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, तो आप क्या करोगे, 400 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का वेट है, आप उसका 30% निकालोगे, वो जो वैल्यू आएगी वो सोल्यूट की अमाउंट होती है। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, 400 का 30%,
तो इट मीन्स 30% ऑफ 400। तो कितना आंसर आया हमारे पास, 400 इंटू 30/100। तो हमारे पास कितना आ गया, 120 ग्राम। यानी 120 ग्राम उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, और बाकी सारा क्या है, वाटर है। तो बाकी कितना रह गया, 400 में से 120 माइनस कर दो, 400 माइनस 120, तो कितना बन गया हमारे पास, 380 ग्राम। या आप क्या कह सकते थे, अगर 30% उसमें ग्लूकोज है तो वाटर कितना है, बाकी का 70% वाटर है। तो अगर आप बाकी का जो अच्छा 380 280, बाकी का जो 70% होता तो वो 70% कितना बन जाएगा, 400 का 70% बन जाएगा आपका 280 ग्राम। तो क्या मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट समझ में आया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बोतल्स हैं और उन 2 बोतल्स के अंदर ग्लूकोज के अलग अलग सॉल्यूशंस हमारे पास रखे हुए हैं। 2 बोतल्स हैं और उन बोतल्स के अंदर ग्लूकोज के ही 2 सॉल्यूशन है और हमें उन्हें मिक्स करना है। क्लियर है? और वो बोतल्स में क्या है वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास 2 बोतल जो हैं वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास एक बोतल है जिसमें 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और एक बोतल जो है वो हमारे पास ये है जिसके अंदर 40% वेट बाय वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन है आपके पास। ग्लूकोज सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है। क्लियर? आपको क्या करना है, इन्हें मिक्स करना है और इस तरह से मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करना है कि आपको जो है वो 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपको बताना है आप इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 10% वाला जो है वो x ले रहे हो और 40% वाला क्या ले रहे हो, y ले रहे हो। यानी अगर आप इनको x रेशियो y में मिक्स करते हैं तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। इस तरह से इनको मिक्स करना है जिससे आपको जो है 35% वेट बाई वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन मिल जाए। क्या आप ट्राई कर सकते हैं? देखिए सर 1:5। 1:5। देखिए हम पहले ये देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। ये बहुत ही आसान है ना। हम क्या करते हैं, मान लो अब एक बच्चे ने बताया 1:5, तो हम चेक करते हैं कि अगर मैं 1:5 में लूँगा तो क्या डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन आ जाएगी क्या। तो कैसे चेक किया जाएगा, देखो मैं कह रहा हूँ मान लो मैं इन दोनों को 1:5 में ले लेता हूँ, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। यानी इस बोतल में से मैं 1 ग्राम निकालता हूँ तो इस बोतल में से मुझे कितनी निकालनी पड़ेगी, 5 ग्राम। तो रेशियो ही ले रहे हैं ना हम। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बोतल है मेरे पास जिस पे x लिखा हुआ है इसको 100 ग्राम ले लेता हूँ इस बोतल में से, और y वाली जो बोतल है उसमें से मैं कितना ले लेता हूँ, 500 ग्राम ले लेता हूँ। तो अगर मैं ये इसको मैं नाम दे देता हूँ A बोतल और B बोतल। तो अगर A बोतल में से मैंने 100 ग्राम निकाला और B बोतल में से मैंने 500 ग्राम निकाला और दोनों को मिक्स कर दिया, तो रेशियो तो 100 500 का 1:5 ही आया, जो इन्होंने आंसर बताया वही आया है ना। तो अब मैं देखता हूँ क्या मैं ऐसा करूँगा तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा क्या वो 35% वेट बाई वेट होगा क्या। ठीक है, देखिए तो परसेंट वेट बाई वेट कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, देखो अगर मैं ए बोतल में से 100 ग्राम निकालता हूं तो एक्चुअल में मुझे सोल्यूट कितना मिलेगा, ये कितना है 10% है। तो यहां से मुझे सोल्यूट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 ग्राम मिलेगा। तो ए बोतल में से मुझे जो सोल्यूट मिला उसका मास था 10 ग्राम प्लस यहाँ से मुझे 500 ग्राम लेना है। तो 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट कितना मिला मुझे, 500 का 40%।
तो 500 का जो 40% है वो कितना होगा? 500 का 40% निकालिए, कैसे निकालेंगे आप? 500 इंटू 40/100 है ना। तो हमारे पास कितना आ गया? 200 ग्राम आ गया। यानी इधर से मुझे जो सोल्यूट मिला वो कितना मिला? 200 ग्राम। यानी अगर मैं 100 ग्राम ए लेता हूँ, ए बोतल में से 100 ग्राम निकालता हूँ तो मुझे सोल्यूट मिलेगा उसमें 10 ग्राम। बी बोतल में से अगर मैं 500 ग्राम निकाल रहा हूँ तो मुझे सोल्यूट मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 40% उसका निकालता हूँ तो वो 200 ग्राम। तो टोटल सोल्यूट हो गया डिवाइडेड बाई, अब इस बोतल में, ए बोतल में से मैंने 100 ग्राम लिया, बी में से मैंने 500 लिया, तो सॉल्यूशन का वेट कितना आया? 600 इनटू क्या कर दिया मैंने? 100। अब मुझे देखना है कि क्या सच में ये 35 आएगा इसका आंसर। देखो 200 प्लस 10 कितना बन गया? 210 डिवाइडेड बाई आपका 600 है ना, इनटू क्या कर दिया आपने? 100। 2 0 कैंसिल हो गया। अब 210 को डिवाइड करोगे अगर आप 6 से, तो देखिए 210 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या 35% बनता है? बताओ, 210 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या 35% बनता है? बिल्कुल बन रहा है 35%। यानी कि इन्होंने जो आंसर बताया है वो बिल्कुल सही है। तो ये तो है आंसर को चेक करना कि आपने जो रेशियो बताया वो चेक कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आंसर कैसे आए। हमें कैसे पता चलेगा कि यार इनको 1:5 में लेना है? ये बात कैसे पता चलेगी? एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे बताएंगे? क्लियर है। तो उसके लिए क्या, एक बहुत ही आसान सी मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ। वो बहुत ही आसान सी ट्रिक क्या है, देखिए कैसे आता है ये आंसर 1:5। ये आंसर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए। हमें कोई भी दो कंसंट्रेशन होती हैं जो गिवन होती हैं, कोई भी दो कंसंट्रेशन हमें गिवन होती है और तीसरी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, बनानी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दो कंसंट्रेशन हमें गिवन होती हैं उनको लिख लेते हैं ऊपर नीचे। तो एक कंसंट्रेशन कौन सी गिवन थी? 10। और दूसरी कौन सी गिवन थी? 40। इनको मिक्स करके हमें बनानी क्या थी? 35। अब हम क्या करते हैं, 10 और 35 का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 40 के सामने। तो 10 और 35 का डिफरेंस कितना होता है? 10 और 35 का डिफरेंस कितना होता है बताइए? कितना होगा 10 और 35 का डिफरेंस? 25। 35 और 40 का डिफरेंस जो होगा वो हम 10 के सामने लिखेंगे ऐसे क्रॉस करके। तो कितना आ गया? 35 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो यही एक्चुअल में जो आपका आ रहा है ये रेशियो है, 5:25। तो इसको लीस्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ गया? 1:5। यानी जो 10% वाली बोतल है उसमें से आपको 1 पार्ट लेना है और 40% वाली बोतल में से आपको कितना लेना है? 5 पार्ट लेना है। ये ट्रिक समझ में आई है? फिर से रिपीट करूं? आगे सर। आगे बेटा, रेशियो समझ में आया कैसे निकालते हैं? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ओके बेटा, आप लोग एक रेशियो कैलकुलेट करके दिखाएंगे मुझे, है ना। और कंसंट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ, आप रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा कि किस रेशियो में हम इनको मिक्स करें कि हमें हमारी डिजायर्ड कंसंट्रेशन मिल जाए। तो हमारे पास एक तो क्या है, 5% वेट बाई वेट H2SO4 का सॉल्यूशन है, और एक हमारे पास 45% वेट बाई वेट का H2SO4 का सॉल्यूशन है। हमें इन दोनों को मिक्स करना है और हम इनको किस रेशियो में मिक्स करें, इन दोनों का रेशियो बताना है। मान लो आप एक्स रेशियो वाई में मिक्स कर रहे हो तो एक्स वाई की वैल्यू बतानी है आपको। किस रेशियो में मिक्स करें कि आपको जो मिल रहा है वो 10% वेट बाई वेट H2SO4 का सॉल्यूशन मिल जाए। रेशियो बताना है, किस रेशियो में मिक्स करो। 7:1। 7:1। देखिए बहुत आसान है वैसे। देखिए आपके पास दो कंसंट्रेशन गिवन है, एक तो 5 है और दूसरी कौन सी है? 45 है।
545 और बनानी कौन सी है आपको 10। क्रॉस मेथड अप्लाई करो, क्रॉस का मतलब एक क्रॉस लगाओ, 5 और 10 का डिफरेंस लिखो या 45 के सामने, कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद 45 और 10 इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 35, 5 के सामने लिखो तो ये रेशियो आ गया। अब 5 और 35 को अगर आप चेक करोगे तो ये आ गया आपका 1:7, ये 7:1 आ गया। 7:1 का मतलब क्या हो गया, 7:1 का मीनिंग हो गया अगर हम लोग देखें तो 7:1 यानी जो ये x की वैल्यू 7 आ रही है तो y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। 7:1। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और अब मेरे पास जो क्वेश्चन आता है उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा और हमने क्वेश्चन में क्या कहता हूँ, मेरे पास दो, अब एक तो मेरे पास है एसिड और दूसरा है मेरे पास वाटर। एक बोतल के अंदर एसिड है और दूसरी बोतल के अंदर मेरे पास वाटर है। यानी ये है मेरे पास आप कह सकते हो 40% वेट बाय वेट H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, और दूसरा है हमारे पास प्लेन वाटर H2O। आपको बताना है इनको किस रेशियो में मिक्स करो, इन दोनों किस रेशियो में मिक्स करो कि आपके पास 10% वेट बाय वेट H2SO4 का सॉल्यूशन मिल जाए आपको। बताइए, ये x है और ये y है, यानी 40% वेट बाय वेट H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन एंड वाटर को मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करना है कि आपको 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन मिल जाए। 3:2। 3:2 देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपके मन में क्वेश्चन जो उठेगा वो ये उठेगा कि सर एक कंसंट्रेशन तो समझ में आ रही है 40 और जो फाइंड आउट करनी है वो भी समझ में आ रही है 10, बट समस्या ये वाटर की क्या है कंसंट्रेशन, वो हम कितनी ले, है ना, कि दो कंसंट्रेशन गिवन होनी चाहिए ना। तो एक कंसंट्रेशन जो है वो तो आपको समझ में आ गई, वो कंसंट्रेशन कितनी है 40। दूसरी कंसंट्रेशन जो है वो वाटर है, बनानी कितनी है 10। अब वाटर की कितनी रखें, वाटर की कितनी रखोगे बताओ जरा, बताइए आपको क्या लगता है वाटर की क्या कंसंट्रेशन रखनी चाहिए? थोड़ा लॉजिक लगाइए, सोचिए, वाटर में कितना परसेंट H2SO4 होता है? सर 100 कंसंट्रेशन 100। अच्छा 100 रखेंगे, ठीक है। और बताओ बेटा, कि किसी और को पता लगाओ कि वाटर में कितनी रखेंगे भाई हम? सर वाटर में H2SO4 की तो जीरो ही होगी कंसंट्रेशन। वेरी गुड, सही बात है। आपको बात समझ में आई भाई, पानी के अंदर H2SO4 कहाँ होता है ना, वाटर में तो H2SO4 होता ही नहीं, वाटर में ये सोल्यूट नहीं हुआ करते, HCl H2SO4 ग्लूकोज वगैरह ये वाटर में थोड़ी ना प्रेजेंट होता है। तो ये कंसंट्रेशन तो हम सोल्यूट की देख रहे हैं ना, तो वाटर के अंदर H2SO4 होता ही नहीं है, तो इसका मतलब वाटर की जगह पर हम कितना मानेंगे 0%। और जो आपका ये दूसरा वाला है वो तो क्या है, बोतल में 40% है। अब आपको इनसे बनाना क्या है 10%, तो मतलब 40 और 10 का डिफरेंस ले लिया, तो 40-10 का डिफरेंस कितना आ गया 30। फिर आपने क्या किया 0-10 का डिफरेंस ले लिया, तो वो कितना आ गया 10। तो रेशियो क्या आया 1:3, यानी आपको 1 पार्ट तो लेना है इस बोतल में से और
इस बोतल में से, वाटर वाली बोतल में से आपको कितना लेना है, 3 पार्ट। जैसे अगर आप 10 ग्राम H2SO4 लेते हो तो उसमें अगर आप 30 ग्राम वाटर डाल दोगे तो जो कंसंट्रेशन है ना वो आपकी 10% बन जाएगी। या अगर आप 100 ग्राम H2SO4 लेते हो जो 40% वाला था, उसमें अगर आप 300 ग्राम वाटर डाल दोगे तो आपकी डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन यानी आपकी जो ये 10% वेट बाई वेट वाली कंसंट्रेशन है वो आपकी बन जाएगी। क्या आपको सबको मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। क्लियर हुआ? तो जब वाटर की अमाउंट की बात आएगी ना तो हमें उसको कितना ले लेना है, 0। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से करते हैं कि जो हमें अब की बार क्या फाइंड आउट करना है, देखिए मॉडिफाई करेंगे हम और हम डायरेक्टली वाटर की अमाउंट निकालते हैं कि हमें कितना ग्राम वाटर डालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, उस बोतल के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 40% वेट बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन। और एक बोतल में आपके पास वाटर है, प्लेन वाटर। आपको इन्हें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, मिक्स करने के बाद मान लो आपको 30% वेट बाई वेट H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है और साथ की साथ वेट भी दे दिया। ये कितना बनाना है, मान लो आपको ये बनाना है 800 ग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वाटर है उसकी अमाउंट क्या होगी, वाटर का मास कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि 40% वेट बाई वेट H2SO4 में कितना ग्राम वाटर मिक्स करें कि 30% वेट बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन मिले 800 ग्राम। यानी जो सॉल्यूशन है उसका वेट भी दे दिया 800 ग्राम और कंसंट्रेशन दे दी 30%। देखिए कर पाओगे ये क्वेश्चन, ट्राई करो। 200 ग्राम। 200 ग्राम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें रेशो ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रेशो ही निकालो। देखो रेशो कैसे निकलेगा इसका, अगर आप देखो तो एक है आपके पास 40% और दूसरा है वाटर, वाटर मतलब 0। उनसे आपको बनाना कितना है, 30%। ठीक है, रेशो निकाल दो। 0 और 30 का डिफरेंस कितना आता है, 0 और 30 का डिफरेंस आता है 30। 40-30 का डिफरेंस कितना आता है, 10। तो इसका मतलब अब की बार रेशो जो लेना है आपको वो 3:1 लेना है। यानी इसका 3 पार्ट, यानी आपका जो सॉल्यूशन है जो आपका, उसका कितना पार्ट, 3 पार्ट, और वाटर का कितना पार्ट, 1 पार्ट। अब आप जरा सोचो, आपका 3:1 में लेते हो यानी इसका 3 पार्ट लेते हो यानी इसको 3 ग्राम लेते हो और वाटर को 1 ग्राम लेते हो, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा, वो तो 4 ग्राम ही बना ना। करेक्ट। तो 4 ग्राम अगर आपको बनाना है तो उसमें पानी कितना डालना पड़ रहा है, वाटर कितना डाल रहे हो आप, 1 ग्राम। तो 800 ग्राम बनाना होगा सॉल्यूशन, तो उसमें वाटर कितना डालोगे, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो 1 डिवाइडेड बाई टोटल, रेशो का टोटल। रेशो का टोटल कितना आ गया, 3+1 मतलब कितना, 4। तो टोटल सॉल्यूशन जब 4 ग्राम था तो उसमें वाटर कितना डाला आपने, 1। क्लियर है? इनटू क्या कर दो, अब टोटल सॉल्यूशन कितना दे रखा है उन्होंने, 800, तो 800। तो ये कितना आ गया आपके पास, 200 ग्राम। क्या ये लास्ट में जो मैंने चीज़ की है सबको समझ में आई है कि किस तरह से 200 ग्राम आएगा? छोटी क्लास में आपके कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे ना, जैसे राम और श्याम दो भाई हैं, उनके अंदर 500 रुपीज़ को डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करना है, 3:5 में डिवाइड करना है। तो आप कैसे करते थे, राम को कितनी अमाउंट मिलेगी, राम को अमाउंट मिलेगी 3 डिवाइडेड बाई रेशो का सम ले लेते थे 8 इंटू टोटल मनी जो डिवाइड करनी होती थी। तो सेम वैसे ही करना है। अब की बार ये राम और श्याम के बीच में 800 को डिवाइड करना है किस रेशियो में, 3:1 में, और वोटर की अमाउंट बतानी है। तो वोटर का रेशियो यानी 1 डिवाइडेड बाई रेशियो का टोटल, 3+1 कितना हो गया, 4 इंटू क्या कर दिया आपने, जो टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट है वो यानी 800। क्या क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर। यस सर।
इस पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ बेटा। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। तो अब जो मैंने आपको डीपीपी 1 दी थी है ना, उस डीपीपी 1 को आप एक बार ट्राई कर लेना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे है ना। जो क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं होंगे उसके क्वेश्चंस आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप पे ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो वाले जो डाउट्स होंगे आपके। क्लियर, जो भी डाउट्स आ रहे होंगे वो आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बट जो आपकी डीपीपी 1 है उसके क्वेश्चंस आप एक बार सारे ट्राई कर लेना। कल सुबह मैं आपको उनके आंसर्स भी भेज दूंगा डीपीपी 1 के। कल मॉर्निंग में आपके पास आंसर आ जाएंगे। आज आप बैठ के डीपीपी 1 जो है वो पूरी की पूरी सोल्व कर लेना, ठीक है। एक डीपीपी आज भेजी गई है, वो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। वो अभी आप नहीं करोगे क्योंकि वो कल की क्लास जब हो जाएगी उसके बाद कर सकते हो। कल की क्लास में हम लोग ये कंसंट्रेशन का इंटर कन्वर्जन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और पीओएसी कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। फिर आप अपनी वो डीपीपी भी सॉल्व कर सकते हो। साथ में जो एक मैंने एक डीपीपीज का कलेक्शन की बुकलेट भेजी हुई है, उसकी जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व कर सकते हो, और पीवाई क्यू नीट के हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हो। ये चैप्टर हो जाएगा कल की क्लास में, तो उसके बाद आप वो सब कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। सर नीट के पीवाईक्यू आप भेजोगे? हाँ, नीट के पीवाईक्यू मैं आपको भेज दूंगा, बुकलेट भेजूंगा। जैसे मैंने एक बुकलेट वो भेजी है ना आपके पास, जिसके अंदर डीपीपीज का कलेक्शन है, वैसे ही एक बुकलेट और भेज दूंगा पीडीएफ। उसमें नीट के पीवाईक्यूज होंगे। अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं ग्रुप के अंदर भेजूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो वो सोल्ड होगी, उसमें पहले आपको क्वेश्चंस करके देखने हैं, फिर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी डाउट होगा ना, फिर मैं आपको बता दूंगा क्लास में, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, आई थिंक और कोई डाउट नहीं है ना। तो नो। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी जो पेंडिंग पार्ट है वो कल करेंगे, और कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, बाय बेटा।